वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज 55। चौधरी चरण सिंह को ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर याद किया जाता है जिन्हें सदन का सामना करने का मौका ही नहीं मिला, पर उनके बड़े राजनीतिक जीवन में और भी बहुत कुछ खास है जिसके कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। महात्मा गांधी में उनकी आस्था थी, लेकिन उन्होंने अकेले सरदार पटेल को नेता माना। जयंत चौधरी के एनडीए से जुड़ने की खबरों के बीच चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से विभूषित करने की घोषणा मोदी सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक है। यह घोषणा सिर्फ इंडिया गठबंधन के लिए झटका नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही राजस्थान, हरियाणा आदि स्थानों की जाट बिरादरी के बीच एनडीए को और भी मजबूती देगी। अकेले पटेल को उन्होंने नेता माना। सहकारी, खेती और किसानों के सवाल पर वो पंडित नेहरू से भी टकरा गए। आज के वीडियो में हम उनके राजनीतिक सार्वजनिक जीवन पूरी कहानी बयान करने वाले हैं। किसान नेता के तौर पर अपनी पहचान चौधरी चरण सिंह को खुश करती थी। वो इस बात पर काफी जोर देते थे कि उनका जन्म किसान के घर में हुआ। किसान का ऐसा घर जिसकी दीवारें मिट्टी की और छत फूस की थी। घर की चार दीवारी के भीतर एक कुआं था जिसका पानी पीने के और सिंचाई के काम आता था। 23 दिसंबर 1902 को मेरठ के नूरपुर गांव में जन्मे चरण सिंह जीवन भर खेती किसानी से जुड़े सवालों को लेकर मुखर रहे। किसानों के वैचारिक राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में वो हर मोर्चे पर लड़े। दिलचस्प ये है कि खुद उन्होंने कभी खेती नहीं की, पहले वकालत की, स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रिय हिस्सेदारी की। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। महात्मा गांधी के अनुयायी थे। नमक सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन सहित हर संघर्ष में उन्होंने भाग लिया और कई बार जेल यात्राएं की। आजाद भारत में लंबे समय तक वो राजनीतिक पटल पर छाए रहे थे। उत्तर प्रदेश में उनकी एक सख्त और योग्य प्रशासक की कड़क छवि बनी, पर उनके कुछ राजनीतिक फैसलों पर उंगलियां भी खूब उठी। ये दल बदल के जरिए 1967 में पहली बार हासिल हुई मुख्यमंत्री की कुर्सी रही हो या 1979 में प्रधानमंत्री पद का ताज। किसानों के हक में चरण सिंह की लड़ाई गुलामी के दौर में ही शुरू हो गई थी। 5 अप्रैल 1939 को कांग्रेस विधानमंडल की कार्यप्रणाली समिति में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आजादी के सबसे बड़े हिस्से किसानों और उनके आश्रितों के लिए सार्वजनिक नौकरियों में 50% स्थान आरक्षित किए जाएं। इसी दौरान उन्होंने भूमि उपयोग बिल का प्रारूप तैयार किया, जिसका लक्ष्य था भूमि जोतों को ऐसे जोतदारों और काश्तकारों को सौंपना जो जोती जा रही भूमि के लगान का 10 गुना सरकारी खजाने में जमा कर दें। इसी साल जून के महीने में उन्होंने भूमि सुधारों के लिए अखबारों में लेख लिखे। जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध उनके संघर्ष की ये शुरुआती कोशिशें थी। 1945 में कलकत्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी का जो घोषणा पत्र अनुमोदित किया, उसमें भूमि और कृषि से जुड़ी योजनाओं और आश्वासनों के शिल्पी चरण सिंह ही थे। आजादी के बाद कृषि से जुड़े 2 बेहद महत्वपूर्ण कानूनों, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम और चकबंदी अधिनियम की निर्मित में चरण सिंह की निर्णायक भूमिका रही। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री के तौर पर उन्होंने सीबी गुप्त की अगुवाई वाली सरकार की भूमि कर में 50% वृद्धि के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। ये मसला कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा। बाद में प्रदेश सरकार को वृद्धि का इरादा छोड़ना पड़ा। किसान हितों के सवाल पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से वो जूझते रहे। नागपुर सम्मेलन में उन्होंने सहकारी खेती का कड़ा विरोध करके पंडित नेहरू को नाराज कर दिया था। चौधरी साहब के विरोध का आधार ये था कि किसान कितना भी छोटा हो, वो अपने खेत को मां जैसा प्यार करता है। वो कभी कबूल नहीं करेगा कि ये खेत उस समिति का हो जाए जिससे उसकी हैसियत सिर्फ एक सदस्य की होगी। कृषि और आर्थिक नीतियों के सवाल पर कांग्रेस से उनके मतभेद बढ़ते ही गए और पार्टी के भीतर उन पर प्रगतिशील न होने के आरोप लगे।
महात्मा गांधी में अगाध आस्था और विश्वास के बीच चौधरी साहब ने सिर्फ सरदार पटेल को अपना नेता माना। नेहरू से उन्हें हमेशा शिकायत रही कि वो भारत के गांवों और गरीब किसानों मजदूरों की हालत नहीं समझते और ना ही जानते हैं। नेहरू के विषय में उनकी सोच थी कि पाश्चात्य विचारों के प्रभावों के कारण उनके नीतियों के चलते न ही गांव में दशा सुधर सकती है और न ही रोजगार के पर्याप्त अवसर विकसित हो सके हैं। सक्रिय राजनीति के बीच चरण सिंह कृषि, भूमि सुधारों और आर्थिक सवालों पर लगातार लिखते रहे। एबोलिशन ऑफ जमींदारी, टू अल्टरनेटिव्स, इकोनॉमिक्स नाइटमेयर ऑफ इंडिया और भारत की आर्थिक नीति की गांधीवादी रूपरेखा सहित कई महत्वपूर्ण पुस्तकें उन्होंने लिखी। 1937 में पहली बार छपरौली से विधायक चुने गए और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले 30 साल उत्तर प्रदेश विधानसभा में विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाओं में उनका योगदान रहा। 1946 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार में वो संसदीय सचिव बने। 1959 और 60 की अल्प अवधि को छोड़कर 1950 से 51 और 1967 की लंबी अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार के एक महत्वपूर्ण मंत्री थे चरण सिंह। 1967 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। सीबी गुप्त ने जोड़ तोड़कर एक सरकार बनाई, पर चरण सिंह और उनके साथियों के दल बदल के चलते कांग्रेस की सरकार 17 दिन में ही गिर गई। चरण सिंह की अगुवाई में प्रदेश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसमें जनसंघ, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट सभी शामिल थे। इस अल्पजीवी सरकार की अगुवाई करते केंद्र से चरण सिंह के टकराव का प्रमुख मुद्दा अनाज की खरीद नीति को लेकर था। 1969 के राज्य विधानसभा के मध्यावधि चुनाव में चरण सिंह के नेतृत्व वाला भारतीय क्रांतिकारी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उभरा। 1970 में चरण सिंह फिर से साझा सरकार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ थे। 1974 में चौधरी चरण सिंह ने राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम बढ़ाए और इसी साल 29 अगस्त को लोकदल का गठन किया। शामिल दल थे भारतीय क्रांति दल, स्वतंत्र पार्टी का कुछ हिस्सा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, उत्कल पार्टी, राष्ट्रीय लोकतंत्र दल, किसान मजदूर पार्टी और पंजाबी खेतीबाड़ी जमींदारी यूनियन। अन्य प्रमुख विपक्षी नेताओं की तरह आपातकाल में वो भी जेल में रहे। आपातकाल के बाद जनता पार्टी और उनकी सरकार के गठन में चरण सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर अड़े बाबू जगजीवन राम का खेल बिगाड़ने में चौधरी साहब की चिट्ठी निर्णायक बनी थी। दिलचस्प ये है कि मोरारजी भाई को प्रधानमंत्री बनाए जाने में मददगार चौधरी साहब की सरकार में रहते हुए उनसे कभी नहीं पटी। 24 मार्च 1977 को इस सरकार में वो उप प्रधानमंत्री बने। पहली पारी में गृह मंत्रालय उनके पास था और दूसरे चरण में वो इस सरकार में वित्त मंत्री भी रहे। गृह मंत्री के तौर पर अक्टूबर 1977 में इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की उनकी कोशिश सरकार और पार्टी दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हुई। उनके इस फैसले का सरकार के भीतर भी विरोध था। 28 जून 1978 को चौधरी साहब के एक बयान ने सरकार और पार्टी ने भूचाल ला दिया। इस बयान में कहा था कि आपातकाल के कई पीड़ित मेरे पास आए और उन्होंने बार बार प्रार्थना की कि न केवल इंदिरा गांधी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, बल्कि चंडीगढ़ में उन्हीं हालात में रखा जाए जिनमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। मुझे कोई संदेह नहीं कि यदि सरकार में हम इस सुझाव को मान लेते हैं तो सैकड़ों आपातकाल पीड़ित माताएं इस समय दिवाली के रूप में उल्लास मनाती। निश्चित रूप से किसी दूसरे देश में उन्हें ऐतिहासिक न्यूरेमबर्ग ट्रायल के समान कार्रवाई का सामना करना पड़ता। इस असफलता से लोगों ने निष्कर्ष निकाला है कि हम सरकार के लोग नपुंसक हैं जो देश का शासन नहीं चला सकते। मोरारजी भाई से उनके रिश्ते किस मुकाम पर थे, इसका पता इसी साल 11 मार्च से 29 मार्च के बीच
6 पत्रों से चलता है। चौधरी साहब यह पत्र प्रेस को भी उपलब्ध करा देते थे। इन मतभेदों के चलते 1 जुलाई 1978 को मंत्रिमंडल से उनकी छुट्टी हो गई। सरकार से बाहर होने के बाद भी चौधरी साहब की राजनीतिक जमीन मजबूत थी। अपने 76वें जन्मदिन पर 23 दिसंबर 1978 को उन्होंने दिल्ली के बोट क्लब पर ऐतिहासिक रैली की, जिसमें किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस रैली के सिर्फ 1 महीने के भीतर 24 जनवरी 1979 को मोरारजी सरकार में उनकी वापसी हुई। उप प्रधानमंत्री पद के साथ इस बार उन्हें वित्त मंत्रालय मिला। वो फिर से सरकार में थे, लेकिन मतभेद बढ़ते ही गए। चौधरी साहब भले सरकार में वापस हो गए हों, लेकिन उनके हनुमान राजनारायण को मोरारजी वापस लेने को तैयार नहीं हुए। राजनारायण जी के इस बीच चंद्रा स्वामी के जरिए संजय गांधी से तार जुड़े। चौधरी साहब 76 सांसदों के साथ सरकार और जनता पार्टी से अलग हुए। कांग्रेस सहित कई दलों की मदद से चौधरी साहब ने 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और वो उस शिखर पर पहुंच चुके थे जो किसी राजनेता का सपना होता है, पर जिनकी मदद से वो इस मुकाम पर पहुंचे थे, उनका जनता पार्टी की टूट और सरकार के पतन का मिशन पूरा हो चुका था। 20 अगस्त तक चौधरी साहब को बहुमत साबित करना था। एक दिन पहले ही कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। उनका इस्तीफा हुआ। देश के प्रधानमंत्रियों की सूची में उनका नाम है। बात दिगर है कि प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें सदन का सामना करने का एक दिन भी अवसर नहीं मिला। 1980 में वो बागपत से दूसरी बार सांसद चुने गए। तब उनकी पार्टी के 41 सांसद थे। 1984 में तीसरी बार संसद में उनके सहित पार्टी के 3 सांसद थे। ये उनकी राजनीति और उम्र दोनों का अवसान काल था। हालांकि जन सरोकारों और किसानों गरीबों के सवालों पर वो पहले जैसे ही मुखर रहे। ताउम्र उनका ये रवैया चलता रहा। 25 नवंबर 1985 को ब्रेन स्ट्रोक ने उन्हें चेतना शून्य कर दिया। 29 मई 1987 को उनका निधन हुआ और किसानों से जुड़े सवालों संघर्षों में आज भी चौधरी साहब का नाम गूंजता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।